आरबीआई घटाएगा क्या दरें नंबर्स को देखते? रेट तो घट करेगा ही, मेरे को लग रहा है। मैं एक सुबह समीरन जी वो सिटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, स्टांस भी चेंज होने के चांसेस हैं। रेट तो कट हो ही, स्टांस चेंज के भी बहुत चांसेस। पहले तो खैर बताया था नंबर्स क्या रहे। देखिए, रिटेल महंगाई में जो गिरावट है वो सिलसिला जारी है। 4.31% से घटकर 3.61% पर आई है महंगाई मंथ ऑन मंथ। ये दूसरी बात है कि अगर आप ब्लिंकिट या उस पर ऑर्डर करें तो भले ही आपको ना दिखाई दे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में तो दिखाई दे रही है कि महंगाई नीचे आई है और 7 महीने के लो पर आई है रिटेल महंगाई। और आरबीआई के टारगेट जोन के नीचे आई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो 4% का टारगेट आरबीआई लेके चल रहा था उसके नीचे आई है और फूड इन्फ्लेशन कम होने की वजह से यहाँ पर आई है। इससे ना, जैसे आप कह रहे हैं, रेपो रेट में कट का एक रास्ता खुलेगा, ये क्लियरली एक साइन है यहाँ पर। अगर आप मंथ ऑन मंथ देख लें, 4.31 से 3.61 कोर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़कर आई, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन बाकी सारी महंगाई दरें जो हैं वो नीचे आई हैं। अब जो आपका सवाल है कि क्या दरें घटेंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्रिसिल कह रहा है कि FY26 में 50 to 75 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर आप 0.25 वाले माने तो 2 से 3 रेट कट ये होने के अनुमान है। तो ये क्रिसिल की तरफ से आ रहा है। केयर कह रहा है कि अप्रैल में एमपीसी में दरें 25 बेसिस पॉइंट कम हो सकती हैं। एसबीआई कह रहा है अप्रैल और जून दोनों एमपीसी में रेट कम हो सकते हैं और इस साल वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इवन 100 बेसिस पॉइंट तक रेट कट हो जाए। तो ये एक चीज़ हो रही है। और एक चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, एक मैं पढ़ के बताता हूँ वो आपको, जो मैं पढ़ रहा था, जो सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ड्यूरेबल लिक्विडिटी सरप्लस और 4% से नीचे की इन्फ्लेशन, क्योंकि लिक्विडिटी भी काफ़ी डाली गई सिस्टम में, उन सबको मिला के जो एमपीसी है उसका स्टांस जो है वो अकोमोडेटिव हो सकता है न्यूट्रल से सीधा अप्रैल की पॉलिसी में। मेरा ये मानना है कि एनबीएफसीज एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर एक बहुत अच्छे साइन बन रहे हैं कि एक रैली के, क्योंकि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, रेट कट अगर आगे आया तो वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कि वो यही एक कारण है कि अगर आप देखें तो एक पॉकेट जिसने आउट परफॉर्म किया वो एनबीएफसी है। जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं, चाहे आप बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, चाहे आप चोलामंडलम को देख लीजिए, चाहे आप फॉर दैट मैटर मुथूट को देख लीजिए, अगर आप इन स्टॉक्स को देखेंगे ना, यहाँ पे कोई बेयर मार्केट नहीं है। बजाज फाइनेंस अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस काफ़ी करीब है अपने हाइस के, थोड़े गिरे होंगे, मुथूट फाइनेंस अपने हाई के काफ़ी करीब होगा। तो ये अगर आप इन स्टॉक्स में हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली अगर आप मैक्रो टेलविंड वाले स्टॉक्स में हैं वहाँ पे दिक्कत नहीं। और मेरा यही मानना है कि आपको इन स्टॉक्स में रहना चाहिए यहाँ भी। तो ये क्लियरली एक अच्छी खबर है। आईआईपी थोड़ा डेटेड होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जनवरी का डेटा है, लेकिन आईआईपी का नंबर अच्छा था, 5%, 3.4% का एस्टिमेट था और उससे पिछले महीने 3.2% था। तो क्लियरली ग्रोथ तो थोड़ी सी बढ़ी है। अच्छा, ये सब चीज़ें ना मिला के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रही है कि उसके बाद थोड़ा सा लैग के साथ जो बजट का टैक्स कट है, आगे अगर जीएसटी कट आ गया मान लीजिए, सरकारी केपेक्स धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, केपेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा रेट कट, मेरे ख्याल से जो मैंने एक व्यू लिया ना कि इन लेवल्स पर अब एज एन इन्वेस्टर अब बेरिश होने का कोई मतलब नहीं है। एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको फिर भी स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आई थिंक वो थोड़े से और धीरे धीरे करके ना इस पर मुहर लग रही है बेसिकली। बिल्कुल।